हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगस्त के महीने में निफ्टी ने 24,700 800 के लेवल से नॉन स्टॉप फॉल दिया और अब जाकर 24,000 24,200 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मार्केट हमें ये इशारा कर रहा है कि हमें अपने शॉर्ट्स को कट कर लेना चाहिए? इसको हम डिकोड करेंगे। और साथ में आज मार्केट में हमें बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली और उसका कारण था HDFC में जो कुछ चल रहा है। सो क्या वहाँ पर हुआ है इसको भी समझेंगे और साथ में आगे मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं इसको भी हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो आज के मार्केट को अगर हम समराइज करें सो IT वाज अप, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने निफ्टी पर प्रेशर डाला और बैंक्स थोड़ा बेरिश टेरिटरी में दिन भर घूमते रहे। और बैंक्स के नीचे जाने का कारण क्या है? HDFC बैंक, और उसमें कुछ एक्शन लिया गया है यूएस में। थोड़ी देर में हम समझेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। सो इसने बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा एज अ डैम्पनर काम किया। सो द इंडेक्स डिडंट मूव, कोई बड़ी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली। सारा दिन मार्केट्स रेंज में रहे और फिर क्लोजिंग तक आते आते एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली और डेज के हाई पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। सो निफ्टी अगर आप देखें 84 पॉइंट्स अप रहा और जो 24,200 का जो की लेवल है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, सो उसके थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुई। लगभग जहां खुला उससे ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी और सेंसेक्स में भी हमें अच्छी राइज देखने को मिला। बैंक निफ्टी लगातार सारे दिन प्रेशर में रहा और मुझे याद नहीं पड़ता कि ये ग्रीन में आया सारे दिन। और रुपया भी अगर आप देखिए इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो FCNR के डॉलर्स अभी आ रहे हैं अगस्त 31 को वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है वहाँ पर हमें देखना है। अगर ये वीक हुआ तो फिर मार्केट्स हमारे प्रेशर में आएंगे। और निफ्टी को आज ऊपर ले जाने वाला सेक्टर कौन था? निफ्टी IT करीब 3.5% अप रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी अच्छी खबरें आ रही हैं। बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा रिलीफ देखने को मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फार्मा भी मोटा मोटा ग्रीन रहा है। लेकिन आप देखिए जो बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, वो सारे प्रेशर में रहे, खास करके बैंक्स। और ये HDFC के वजह से हुआ है और HDFC की वजह से इसलिए हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक एक करके बैंक से स्कैंडल्स निकल कर आ रहे हैं या कुछ कुछ स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा कि IDFC में देखा, हमने एक्सिस बैंक में देखा, हमने इंडसइंड बैंक में देखा, HDFC में भी अब एक एक करके ऐसी खबरें आ रही हैं। सो इन्वेस्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में टिका हुआ है, क्या हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं, और भी बहुत से स्केलेटन उनके कबर्ड्स में हैं जो धीरे धीरे निकलेंगे। इस वजह से थोड़ा वहाँ पर लोगों का, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप FIIs की फिगर को देखें, कल उनकी नेगेटिव फिगर्स आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी उनकी बाइंग के फिगर्स भी आ रही हैं। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्रूड में थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और ऐसा मैंने कल के दिन आपके साथ शेयर किया कि क्रूड की जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं और नेक्स्ट ईयर तक 70 के लेवल के आसपास के प्रोजेक्शंस आ रही हैं। सो इस वजह से FIIs की सेलिंग कम होती हुई दिखे और डोमेस्टिक मार्केट में DIIs ने अच्छी कल सेलिंग की। आप गैप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। सो इसका इम्पैक्ट ये एक इशारा कर रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों में बाइंग दोबारा से रिज्यूम हो, लेकिन वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, हॉर्मुज कॉरिडोर के टॉक्स जो ओमान और ईरान का एक एग्रीमेंट हो गया है जिससे वहाँ से जो भी ट्रैफिक है ऑयल का वो फ्लो करेगा। और ऐसी भी खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया और भी बड़े स्केल पर ऑयल बेचेगा और यहाँ से ऑयल फ्री फ्लो कर सकता है जब तक कि अमेरिका ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। और अमेरिका के सामने अपनी अलग से प्रॉब्लम्स है, उनकी AI इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, साथ में मिड टर्म के इलेक्शंस हैं। हो सकता है हमें
कुछ महीनों का रिलीफ यहां पर मिल जाए। और आज जो निफ्टी में हमें ग्रीन देखने को मिला, तो ग्लोबल मार्केट्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आया है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है, नैस्डैक अप रहा, ए के स्टॉक्स अप रहे। सो नैस्डैक करीब 1.5% अप रहा, एस&पी भी अप रहा, डाउ भी अप रहा। आज सवेरे जब निक्केई खुला वो भी अप रहा। कॉस्पी में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिला। सो ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी सपोर्टिव रहे और इस वजह से निफ्टी में अब देखने को मिला, और खास करके आईटी स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिली। लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने थोड़ा मार्केट को खींच दिया। अगर बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करता, एचडीएफसी का इशू नहीं आता, तो हो सकता है हमें और भी बड़ी आज रैली देखने को मिल सकती थी। अब थोड़ा एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। सो अब देखिए, ये स्टॉक रिटेल का सबसे फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो एचडीएफसी बैंक की बात नहीं करता था या उसे अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा हो। तो इसके पीछे कुछ फंड मैनेजर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने इसकी इतनी तारीफ़ें की कि सबने इसमें खरीद लिया। हमारा व्यू पिछले 5 साल से यही था कि ये एक डिक्लाइनिंग स्टॉक है, ये एक डाइंग स्टॉक है, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस बैंक ने रिटर्न नहीं दिया, और आगे भी इसकी संभावना बहुत कम है कि रिटर्न देगा। बीच बीच में 10, 15, 20 पॉइंट जो है उसके रिटर्न्स आएंगे, लेकिन मोर और लेस ये आपको रिटर्न नहीं देगा। देखिए 52 वीक्स लो पे ये स्टॉक चल रहे हैं, जबकि कई बैंक्स में हमें, खास करके पीएसयू बैंक्स में हमें राइज भी देखने को मिल रहा है, और काफ़ी जो ब्रॉडर मार्केट में एक पोर्शन है जो अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बैंक जो हमारा लीडर है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, और 28% का ईयर टिल डेट फॉल हमें देखने को मिल चुका है। जबकि निफ्टी भी डाउन है करीब 3-4%, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। जबकि ये एक लो बीटा स्टॉक है, ये हाई बीटा भी नहीं है, तो ये एक अंडर परफॉर्मेंस, एक अंडर परफॉर्मर है। सो जब तक ये जो हमारे लीडिंग 4-5 बैंक्स हैं और जो हमारा आईटी सेक्टर है, जब तक इसमें रिवर्सल नहीं आएगा, आप न्यू हाइस को भूल जाइए। ब्रॉडर मार्केट के भरोसे हमें नहीं बैठना है, हमें उसमें से कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिख रहा है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डालना है। हम ये देखकर नहीं बैठ सकते कि मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, तो हम जो टॉप के स्टॉक्स हैं उन्हें पकड़ लें और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा। तो इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ। और कल के दिन इस बैंक ने जो सेंसेक्स की एक्सपायरी खराब की, वो कहानी आप सारी जानते हैं। करीब 200 पॉइंट का इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक के लिए हमें देखने को मिला। 2% से ज़्यादा कल ये टूट गया। आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि कोई भी जब बड़ा फॉल होता है, 52 वीक्स पे स्टॉक जाता है, तो थोड़ी बहुत बाइंग इमर्ज होके आती है। तो ये कहानी क्या है, तो कहानी मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। सो एचडीएफसी बैंक ने, ये जो एक कंपनी है, पीएसयू है, MSRDC, महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कोई कंपनी है। सो ये एचडीएफसी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे एफडी वगैरह में, और ये चाहते थे कि उन्हें 6% का इंटरेस्ट मिले। लेकिन एचडीएफसी की पॉलिसी थी कि वो 3.5% ही इंटरेस्ट देंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक वो बिजनेस को लूज नहीं करना चाहता था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 6% घुमा फिरा के देंगे, यानी कि जो ये 3% का डिफरेंस है वो हम किसी और तरीके से आपको दे देंगे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू जो है कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह किया और बदले में वो पेमेंट दे दी। तो इन्हें जितना पैसा चाहिए था वो उन्होंने दे दिया। अब आरबीआई का एक कानून है कि अगर आप सेम सेगमेंट के, अगर लोग आपके पास आके एफडी रखते हैं या सेविंग्स रखते हैं, आपको सेम इंटरेस्ट देनी है, वो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने एक लूप होल बनाकर ऐसा कर दिया। मैं जो ये बता रहा हूँ ये एलिगेशन, एक्विजिशंस हैं, ये कोई प्रूवन चीज़ नहीं है, अभी उस पर केस चल रहा है। सो 45 करोड़ का दूसरे राउट से वो इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक ने इसको दिया। अब दिया तो अब इसमें क्या हुआ कि अब ये कंपनी एचडीएफसी बैंक यूएसए में भी लिस्टेड है, हम जानते हैं वहाँ पर एडीआर्स हैं। सो वहाँ पर किसी इंडियन इन्वेस्टर ने केस कर दिया, जो क्लास सूट होता है वो कर दिया कि भाई ये तो इलीगल दिया गया है। अब वहाँ पे उनको मतलब नहीं है कि किसको क्या दिया, ये दिया, लेकिन उन्होंने एक वायलेशन किया। और चूंकि वो कंपनी यूएस में
लिस्टेड है एज एन एडीआर और वहाँ के लोग इन्वेस्टर करते हैं और एक वायलेशन है, सो वो केस वहाँ पे चल रहा है. सो अ सिक्योरिटीज क्लास एक्शन इन द यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क नेमिंग द बैंक एमडी एंड सीईओ जो है वो उनके और सीएफओ के ऊपर कर दिया. अब वो इंडिविजुअल का केस नहीं, इंडिविजुअल तो खाली एक फ्रंट होता है, पीछे कोई और बड़ा ग्रुप होता है, हो सकता है कोई राइवल हो, और इस वजह से ये एक बैड नेम बैंक को दे रहा है. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि वो किसी स्कैंडल में आए. 45 करोड़ का यहाँ पर मामला है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक जो होती है ना, एक ट्रस्ट का इशू होता है किसी भी फाइनेंशियल नेम का. और ये पहला केस नहीं, इसी तरीके से कई केसेस भी एचडीएफसी के नाम पर रिसेंटली ही आए हैं. सो इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है. लेकिन जो बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये स्टॉक आगे भी प्रेशर में रह सकता है, वो ये कि इनके जो सीईओ है शशिधर जगदीशन, ये इनका टर्म अभी ख़त्म होने वाला है. अगले 60 दिनों के अंदर इनका टर्म ख़त्म होने वाला है. अब इनके पास नया कैंडिडेट है नहीं, अगर इनका अप्रूवल लेना है सो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, और आरबीआई इंस्टेंटली डिसीजन नहीं लेगा, वो भी 30 से 45 दिन लेता है. सो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, जैसे टाटा ग्रुप में हो रहा है. अगला कौन चेयरमैन बनेगा, वी डोंट नो. सो एक लीडरलेस कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से कतराते हैं. कौन नया सीईओ आएगा, इसकी विजिबिलिटी नहीं है. क्या ये टर्म कंटिन्यू होगा, इसकी विजिबिलिटी नहीं है. सो इशू ये नहीं है कि ये 45 करोड़ का कुछ इन्होंने दूसरे राउट से पेमेंट किया है. इशू ये है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है. सो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में अगले कुछ दिनों तक प्रेशर बना रह सकता है, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, ये केस तो अभी लंबा चलने वाला है, इसमें तो कोई रिलीफ नहीं आएगी, लेकिन जो सीईओ नया कौन होगा इस पर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, ये स्टॉक रिबाउंड नहीं करेगा. और ये एक हैवी वेट है, निफ्टी को भी मारेगा, बैंक निफ्टी को भी मारेगा. स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है. और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे. बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है. ये 50 से ज्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं. साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है. सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए. तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे. सो यहाँ पर ये टाइमलाइन आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर तक एचडीएफसी सीईओ का जो टर्म एक्सपायर हो रहा है, और उससे पहले ही डिसीजन आना पड़ेगा. अगर तो बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम इनका टर्म एक्सटेंड करने वाले हैं, तब तो स्टॉक में रिकवरी आ जाएगी. इफ इट ग्रांट्स अ शॉर्ट एक्सटेंशन रफली 6 मंथ, तो ये बैंक के लिए नेगेटिव हो सकता है. सो देखना है कि आगे क्या होता है, और ये इशू को रिजॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज मार्केट में बड़ी रैली देखना मुश्किल होगा. अब दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या अब हमें शॉर्ट्स को कवर कर लेना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग जाना चाहिए. सो पहले आज का डेटा देखते हैं. तो आज जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया, 84 पॉइंट्स निफ्टी अप रहा, और 24,200 से थोड़ा नीचे, करीब 25 पॉइंट नीचे 24,175 पे क्लोजिंग आई. और अगर विक्स की पोजीशन देखें, देखिए आज ड्रॉप देखने को मिला है, जबकि बैंकिंग सेक्टर डाउन रहा है, और कॉल आईवी पुट आईवी भी डाउन रहा है. पुट कॉल रेशियो में भी माइनर राइज देखने को मिला है, सो इट्स अ बुलिश साइन. और फ्यूचर्स भी अगर आप देखिए, सो आज ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और प्रीमियम भी मेंटेन, उसी लेवल को मेंटेन किया है. सो ये भी थोड़ा बुलिश नॉइसेस दे रहा है. और फॉलोइंग मंथ्स में भी ओआई एडिशन ठीक ठाक रहा है. फॉलोइंग मंथ के प्रीमियम्स भी ठीक ठाक लेवल पर हैं, थोड़ा डाउन है लेकिन मोटा मोटा सस्टेन कर रहे हैं. टर्नओवर भी एवरेज में कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं है.
ब्रेड अगर एडवांस डिक्लाइन भी देखें वो भी बेटर है, लेकिन शॉर्ट्स एफआईज के शॉर्ट्स ज़्यादा बड़े हैं। इसको हम कैसे डिकोड करें? सो मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रीमियम सस्टेन कर रहे हैं, पीसीआर बड़ा है, वॉलेटिलिटी डाउन है, लेकिन एफआई के शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, 2 से 3-4 दिन की बात करें, मार्केट में बुलिश इंडिकेशंस दिख रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा लंबा आउटलुक लेंगे, 1 महीने 2 महीने का, सो वहाँ पर एफआईआईज बेरिश है। तो बेसिकली जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए मार्केट ऊपर जाता है और उस रैली में एफआईआईज बड़े स्केल पर शॉर्ट्स बनाते हैं, वही पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब आगे जो फेड है उसकी पॉलिसी आने वाली है जिसमें रेट्स कट होने के चांसेस बहुत कम है, रेट हाइक हो सकता है उसकी भी पॉसिबिलिटी है, और आने वाले कुछ महीनों में रेट हाइक्स एक ना एक कम से कम होंगे जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। सो जो ये शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें 2-4 दिनों के लिए, इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़े लंबे टाइम पर मार्केट बेयरिश है। अब भाई दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से शेयर कर रहे हैं कि मार्केट में जो फॉल है ना, ये मोटा मोटा खत्म हो गया है, और अभी जो डेटा हम रीसेंट डेटा देख रहे हैं उसके बेसिस पर हम आपके साथ कह सकते हैं कि कम से कम डेरिवेटिव्स मार्केट में स्मार्ट मनी का लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू हो गई है। जब स्मार्ट मनी लॉन्ग पोजीशंस बनाता है तो वो ऐसा नहीं है कि 10 लॉट 15 लॉट की बनाता है, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉट्स की बनाता है। तो उसे टाइम चाहिए होता है, वो शॉर्ट्स को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक बनाता है और फिर मार्केट मूव करता है। अभी अगर आप देखेंगे ना, वही फेज हमें दिख रहा है। मैं ये कह सकता हूं आपके साथ कि स्मार्ट मनी का लॉन्ग पोजीशंस बनने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ा और नहीं गिर सकता है, ये गिर सकता है। इसलिए हम कंफर्मेशन यूज करते हैं, और वो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, मैंने आपके साथ शेयर किया कि 24,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो कंफर्मेशन मिल सकता है। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप लॉन्ग जाते हैं और आपका रिस्क, स्टॉप लॉस कटने का रिस्क ज़्यादा होगा, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप कंफर्मेशन का वेट करिए, वहाँ आपकी श्योरिटी ज़्यादा होगी, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रेड ऑफ आपको लेना है, और आप जानते हैं दोस्तों ट्रेडिंग कोई आसान गेम नहीं होता है। सो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर हेज के साथ बनाएं, और 24,000 ब्रेक होता है तो अपनी हार मान लेनी चाहिए, हमें लॉन्ग्स को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम 200, 300, 400 पॉइंट का अप मूव देख सकते हैं। दोस्तों हमें नहीं भूलना है कि आज जो केविन वॉर्श हैं, यूएस के फेड चेयरमैन, उनकी एक स्पीच है, और वो पेमेंट्स और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल इनोवेशन से रिलेटेड कोई स्पीच देने वाले हैं, और हमें देखना है कि वो वहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट्स, इकॉनमी के बारे में बोलते हैं, क्या हमें किसी तरीके का क्लू देते हैं, वो आगे के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर वहाँ पर कुछ उन्होंने वार्निंग टाइप की चीज़ बोल दी तो हो सकता है हमें और भी फॉल देखने को मिले, लेकिन मोटा मोटा मैं आपके साथ ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग्स बनने शुरू हो गए हैं। अब सिर्फ कंफर्मेशन का वेट है, अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट की मूव हमें देखने को मिल सकती है। मैं बहुत बड़े मूव, अप मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।